हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी जोन। काफ़ी समय बाद आज हम आपकी डिमांड पे करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके आ गए हैं, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें हुई हैं आजकल हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में, जितनी भी एडवांसमेंट हुई है या जो भी कुछ नया है, उन सभी के बारे में हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस किया जाए। और ये एक सीरीज़ होगा जिसकी ये पहली वीडियो है। हमारी पूरी करंट अफेयर की सीरीज़ आने वाली है, जिसमें से ये फर्स्ट वीडियो है उसका। आप हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं उनके बारे में भी अपडेट मिलता रहे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जो कि आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि 2024 के मई में होने वाला है। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको समझ आता है हम जो भी पढ़ाते हैं, तो आप हमारा न्यू बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, 1-to-1 इंटरेक्शन और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा ये बैच ज्वाइन करना होगा। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो डिप्लॉय किया है S-400 मिसाइल यूनिट को चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो 2018-19 की बात है। इंडिया पूरी तरीके से तैयार था S-400 मिसाइल्स की डिलीवरी लेने के लिए रशिया से। S-400 वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। ये एक मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे रशिया के द्वारा बनाया गया था। इसकी कैपेबिलिटी जो है वो है प्रोटेक्ट करने की लगभग हर तरीके के एरियल अटैक्स से, यानी कि हवा में जितने भी अटैक्स होते हैं उन सभी से प्रोटेक्ट करने की इसकी कैपेसिटी है। चाहे वो हमला ड्रोन से किया गया हो, मिसाइल से किया गया हो, रॉकेट से किया गया हो या फिर फाइटर जेट से ही क्यों ना किया गया हो। इसके जो कुछ की फीचर्स हैं वो हैं जैसे कि ये एक कंट्रोल सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करता है, टारगेट करता है अपने सिस्टम को। इसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपना एक खुद का सेपरेट रडार सिस्टम लेके चलता है जो कि 400 किलोमीटर्स तक हमला कर सकता है और 600 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। ये साथ में 80 एरियल टारगेट्स को टारगेट कर सकता है और ये लगभग आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर भी अगर कोई चीज़ होगी तो उसको टारगेट कर सकता है। ये एरियल थ्रेट जितने भी होते हैं उन सब के लिए एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो रडार है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकता है, टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, व्हीकल को कमांड कर सकता है कि मिसाइल को लॉन्च करना है। सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। इसका नाम ही है S-400 और इसकी रेंज भी है 400 किलोमीटर्स और 600 किलोमीटर्स तक ये निगरानी करने में सक्षम है। राजाजी टाइगर रिज़र्व आजकल बहुत ज़्यादा खबर में है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि इस्टेब्लिश करेगी वो राजाजी टाइगर रिज़र्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को। राजाजी टाइगर रिज़र्व जो है उसे नाम रखा गया था देश के स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालचारी के नाम पे, जिन्हें हम पॉपुलरली राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वो पहाड़ों के बीच में है, शिवालिक रेंजेस जो हैं उन पर्वतों के बीच में है और ये एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है वेस्टर्न हिमालयाज़ और सेंट्रल हिमालयाज़ के बीच में। यहाँ पे जैसे लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, इस तरीके के कई सारे प्रजाति जो हैं वो हमें राजाजी टाइगर रिज़र्व में देखने को मिलते हैं। आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो मैं कमेंट्स में देखूंगा और सबके कमेंट के हम रिप्लाई भी करेंगे।
अगला हम देखते हैं, ये बहुत गर्व की बात है कि एक इंडियन बॉर्न ऑथर जो हैं जिनका नाम नंदिनी दास है, उन्हें 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ मिला है। देखिए, जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ है, जिसे ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल नॉन फिक्शन अवार्ड है, यानी कि अकाल्पनिक किताबों के लिए मिलती है। काल्पनिक किताबों के लिए कोई और अवार्ड मिलता है, आपको बताना है कि काल्पनिक किताबों के लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसका क्या नाम है और वो किसको दिया गया है। ये नॉन फिक्शन की बात हो रही है, यानी कि एक ऐसी कहानियाँ या ऐसी किताबें जो कि काल्पनिक ना हो, अकाल्पनिक कहानियाँ हो या अकाल्पनिक जो असलियत में हुआ है। नॉन फिक्शन अवार्ड दिया जाता है इसको, और इसको क्लेम किया गया है इंडियन बॉर्न यानी कि भारत में जन्मी भारत की बेटी नंदिनी दास के द्वारा, जो कि इनके डेब्यूट बुक के लिए मिला है, जिसका नाम था कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये एक बहुत रिमार्केबल वर्क है जिसे एक ट्रू ओरिजिन स्टोरी बोला जाता है। किस तरीके से ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटेन था, वो इंडिया के अंदर आया इंग्लैंड के थ्रू, कैसे उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन किए मुग़ल कोर्ट्स में, और किस तरीके से उन्होंने इंडिया के अंदर एक टॉप स्पॉट जो था उसको हासिल कर लिया। नंदिनी दास जो हैं वो एक 49 ईयर ओल्ड एकेडमिक व्यक्ति हैं, और ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश फैकल्टी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। इन्होंने कई सारी और भी किताबें लिखी हैं। इनकी जो ये किताब है ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है एक्चुअली, जो कि ये दिखाता है कि जो पहले व्यक्ति थे सर थॉमस रो, जो कि पहले इंग्लिश एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश की तरफ से आए थे, उन्होंने कैसे अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर जो है वो मुग़ल एम्पायर में बात की, मुग़ल एम्पायर से बात की, और किस तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका फाउंडेशन इंडिया में स्थापित किया। आपको बताना है कि पहले बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो उस समय मुग़ल एम्पायर के राजा का क्या नाम था। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए, आपको ये चीज़ें पता होनी ही चाहिए कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय मुग़ल एम्पायर का क्या नाम था। जो ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, जो इसको पहले नैयफ़ अल रोधान प्राइज़ भी बोला जाता था, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है साल 2013 में। इसका मिशन जो है वो है सेलिब्रेट करना एक्सेप्शनल वर्क्स को नॉन फिक्शन में, और एक तरीके से लोगों को और राइटर्स को मोटिवेट करना नॉन फिक्शंस की तरफ। आगे चलते हैं हम और अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला करंट अफेयर है हमारा वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 4 प्लेस और नीचे चला गया है, और इसकी रैंक आई है 125 कंट्रीज़ में से। ये एक बहुत दुखद बात है कि हम डेवलपमेंट की जिस देश में बात करते हैं, हम जहाँ पे 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ पे हम आज भी 125 देशों में से 111वें स्थान पे आए हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसे GHI भी बोलते हैं, ये एक टूल है कंप्रहेंसिवली मेज़र करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हंगर को ग्लोबल लेवल पे, यानी भूख को। और ये तो ग्लोबल लेवल पे करता ही है, साथ में रीजनल और नेशनल लेवल पे भी किया जाता है। 28.7% ग्लोबल हंगर माफ़ कीजिएगा 28.7 जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का नंबर आया है 2023 में। और ये एक बहुत सीरियस इशू है। इंडिया जो है वो हंगर लेवल पे एक सीरियस कंडीशन में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान, वो 102 नंबर पे आया है, यानी कि इंडिया से अच्छी कंडीशन में आया है। बांग्लादेश 81st पे आया है, नेपाल 69 पे और श्रीलंका 60 पे। और ये काफ़ी बेहतर है इंडिया से अगर हम इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलें तो। इंडिया जो है, अगर वहीं पे हम बात करें चाइल्ड वेस्टिंग में, तो वो भी वर्ल्ड में काफ़ी ख़राब रेट है उसका भी। 18.7% जो है वो एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है बच्चे यहाँ के, यानी कि हर 100 में से 18.7 बच्चे जो हैं वो इंडिया के अंदर अंडर न्यूट्रिशन है। अगर हम इसी इंडेक्स के हिसाब से और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ें और जानें तो हम जानेंगे कि इंडिया का जो अंडर नरिशमेंट है इंडिया के अंदर वो 16.6% पे है, और अंडर 5 मोटेलिटी जो है वो 3.1% पे है। मैं इस रिपोर्ट की और गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इससे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और ये
आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई करती है कि ये इंडिया के अगेंस्ट है ऐसी एजेंसीज़, बट हर साल ही ऐसा होता है और कब तक हम चीज़ों को झुटलाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, जो कि है ओशन गेट के बारे में। करंट अफेयर तो नहीं बोलेंगे, देखिए इस वीडियो के अंदर हमने पिछले कुछ समय में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो कराने से सब कुछ हो जाएगा, इसकी पूरी सीरीज़ है। तो आप बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और सारे आंसर्स ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम जान पाएँ कि आप सही में, आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप सही में सीख रहे हैं। ओशन गेट ये बहुत चर्चा में आया था क्योंकि ये सबमर्सिबल, ज़रूर आपने देखा होगा, कई लोग इसको सबमरीन कह रहे थे, लेकिन ये सबमरीन नहीं, एक सबमर्सिबल है। ओशन गेट एक्सपीडिशन जो है वो क्या था, इसको डिज़ाइन किया गया था टाइटन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और इसके अंदर लगभग 4 लोग बैठ सकते थे, माफ़ कीजिएगा 5 लोग बैठ सकते थे, और ये लगभग पानी के 4,000 मीटर तक अंदर जा सकता था, यानी कि 4 किलोमीटर तक, 13,120 फीट नीचे तक जा सकता था। ये जो है ये देखने गया था जो रैकेज है, यानी कि जो अवशेष हैं टाइटैनिक शिप के, उसको देखने ये गया था ओशन के सतह पे, जो कि लगभग 3800 मीटर नीचे है, यानी 12,500 फीट नीचे है सरफेस से। तो ध्यान देने वाली बात है, 12,500 फीट नीचे जाना था और इसकी कैपेसिटी जो है वो 13,120 फीट है। टाइटन का वेट जो है वो पूरा था 9,525 केजीज, या फिर जिसको अगर हम LBS में देखें तो 21,000 LBS। और वहीं पे इसकी जो ट्रैवल करने की स्पीड थी वो थी 3 नॉट्स पर आवर। ये एक इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का यूज़ करता था। ओशन गेट ने कहा है कि इसके अंदर पावरफुल LED लाइट्स थी, एक सोनार नेविगेशन सिस्टम था, हाई एंड कैमरा इक्विपमेंट्स थे और एक सिंगल पोर्ट होल था। ओशन गेट ने ये भी कहा है कि इसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम था, जो कि 5 लोगों को लगभग 96 आवर्स तक ऑक्सीजन दे सकता था। टाइटन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो उसकी बॉडी थी, जो कि कार्बन फाइबर से बनाई गई थी, जो कि उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, और वो सिर्फ 5 इंच मोटी थी, लगभग 13 सेंटीमीटर थिक जो थी वो टाइटन के दीवारें थी, जो कि कार्बन फाइबर से बनी थी। और इसी के साथ जो टाइटन जो है वो गया इस जर्नी पे, और इसके अंदर एक इम्प्लोज़न हो गया। इम्प्लोज़न क्या होता है, आपने एक्सप्लोज़न सुना होगा। एक्सप्लोज़न होता है जो बाहर की तरफ, एक्सप्लोज़न होता है जब धमाका होता है बाहर की तरफ, जैसे बम फटता है उसे एक्सप्लोज़न कहते हैं। एक्सप्लोड कर गया बम हम कहते हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ धमाका करता है। इम्प्लोज़न उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इम्प्लोज़न हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इम्प्लोज़न जो है वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके अंदर बाहरी प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि क्रम्बल कर जाती है कोई भी चीज़, सिकुड़ जाती है कोई भी चीज़ अचानक से। और इसके अंदर 5 व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बैग जो थी वो इसकी कर्व वॉल पे लगाई हुई थी, और इसके अंदर एक छोटा सा टॉयलेट भी था। ये व्हीकल जो है, इसको आप यकीन नहीं करेंगे, एक वीडियो गेम कंट्रोलर, जो कि वीडियो गेम खेलने के लिए जो रिमोट यूज़ होता है उससे कंट्रोल किया जाता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक जो CEO थे ओशन गेट के, वो भी थे और वही इसको चला रहे थे। और ये इम्प्लोड कर गया, इम्प्लोज़न हो गया इसके अंदर, और जितने भी व्यक्ति थे उन्हें दर्द महसूस भी नहीं हुआ होगा। इतने कम समय में उनकी मृत्यु हो गई, इतने कम समय में वो लोग मारे गए कि उनको दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा, उन्हें पता तक नहीं चला होगा वो मर रहे हैं। और कई दिनों के एक्सप्लोरेशन के बाद जाके पता चला कि जो भी लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, ये इम्प्लोड हो चुका है अंदर पानी में। इसके कुछ टुकड़े जो थे वो सरफेस पे मिले काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद, कुछ दिनों बाद। तब जाके जो इनका जो खोजी दल था उन्होंने जाके अनाउंस किया कि ऐसा है कि बहुत दुखद खबर है कि ये लोग अब नहीं बचे। इस कंपनी के CEO जो हैं वो भी इसमें मारे गए। अगला हम देखते हैं जो कि करंट अफेयर है,
यूनेस्को ने कोझिकोडे और को जो है वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा है सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए, और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक के तौर पे ऐड किया है। कोझिकोड जो है केरला में, उसे डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म जाके आप जल्दी लिखिए कमेंट में, और साथ में ये भी लिखिए कि यूनेस्को की जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेस्को जो है उसके द्वारा इसको सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है, और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक के तौर पे जो है उसे माना गया है। ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो एक है उसके द्वारा किया गया है। ये इसके अंदर होता क्या है कि जितनी भी सिटीज़ हैं उन सबको एक्नॉलेज किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उनके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके कल्चर और क्रिएटिविटी के लिए। कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी स्टेक होल्डर्स को इस अचीवमेंट के लिए। वर्ल्ड सिटीज़ डे के तौर पे, वर्ल्ड सिटी डे के दिन 55 सिटीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने ज्वाइन किया यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को, जिसके अंदर यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्री एजुले जो थे वो भी थे। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। आपको पता होना चाहिए कि सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे कोझिकोडे को बोला गया है और सिटी ऑफ म्यूज़िक के तौर पे ग्वालियर को यूनेस्को ने सराहा है। अगला करंट अफेयर जो है ये एक दुखद खबर है। जो पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी जिनका नाम था जस्टिस फ़ातिमा बीवी, इनकी मृत्यु हो गई 96 साल की उम्र में। जस्टिस फ़ातिमा बीवी जो हैं उन्होंने ऑब्टेन किया था अपना बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, और उन्होंने एडवोकेट के तौर पे 14 नवंबर 1950 को खुद को इनरोल किया था। इन्होंने अपना करियर जो है वो लोअर जुडिशरी से शुरू किया केरला में 1950 में, और बहुत जल्द जो थी वो कई सारे रैंक इन्होंने पाया, और उसके बाद आगे चल के इन्होंने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम किया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे भी काम किया, जुडिशल मेंबर के तौर पे भी काम किया इनकम टैक्स में। जस्टिस बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की भी जज रहीं 1983 में, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी वो 1989 में। ये पहली मुस्लिम जज थी जिन्हें अपॉइंट किया गया था हायर जुडिशरी के अंदर। इनके रिटायरमेंट के बाद जो जस्टिस बीवी हैं इन्होंने पहले सर्व किया मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तौर पे, बाद में इन्हें अपॉइंट किया गया गवर्नर के तौर पे तमिलनाडु के। जस्टिस बीवी जो हैं उन्होंने चांसलर के तौर पे भी रोल किया है, अपना कर्तव्य निभाया है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का, जब ये जीवित थी। अब 96 साल में इनकी मृत्यु हुई है, और ये देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। अगला एक अच्छी खबर है। मोहित कुमार जो हैं वो पहले इंडियन रेसलर बन गए हैं 2019 के बाद से, जो कि U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में जीते हैं। मोहित कुमार जो हैं वो पहले इंडियन रेसलर बने हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीता है 2019 के बाद। इन्होंने रशिया के जो एल्डर थे, एल्डर आखमेडुनिवोव, मुझे नहीं रशियन आती बिल्कुल भी, तो हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप मुझे सही कर सकते हैं, जाके आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो आगे से मैं उसी तरीके से इनके नाम को लूँगा। 61 kg में फ़ाइनल में ये जीते हैं। वहीं पे प्रिया जो है उन्होंने कंट्री की वो दूसरी महिला बनी है जिन्होंने इस टाइटल को पाया है। दीपक पुनिया आपको याद होंगे, उन्होंने ये ट्रांजिशन किया था जूनियर से सीनियर सर्किट में जब वो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीते थे 2019 में। उनसे पहले पलविंदर चीमा जो थे उन्होंने 2001 में जीता था, रमेश कुमार ने 2001 में जीता था, और उस समय उन्होंने वर्ल्ड जूनियर टाइटल को अपने नाम किया था। इसके से हमें पता चलता है कि मोहित जो हैं वो बस चौथे इंडियन हैं जिन्होंने इस किताब को जीता है, और ये देश के लिए एक बहुत प्राउड का मूवमेंट है। इंडिया का लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और वो कहाँ पे है तो उसके बारे में हम जानेंगे। क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस सब को हम जानेंगे, ये क्या काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी सेक्टर का डेवलपमेंट हो।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो कि काकरापुर गुजरात में है। इन्होंने बोला कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि हम एनर्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनने की राह पे हैं। काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो, उसको हम बोलते हैं, वो जो है उसको बनाया गया है द काकरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के तौर पे, KAPP जिसको बोलते हैं। और इसका जो पहली बार इस्तेमाल है वो शुरू हुआ था 30 जून 2023 को, लेकिन चलाना इसको पूरी तरीके से शुरू किया गया 31 अगस्त 2023 को। काकरपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कैपेबल है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, बिजली बनाने में, और इसको द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका देख रेख करती है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए, 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाने के लिए, जो कि आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर्स जो है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है JNU, IFLU, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जाने का, तो हमने अपना YouTube चैनल अब शुरू किया है, लेकिन हम कई सालों से इसकी तैयारी करा रहे हैं और हर साल पिछले 3 सालों से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम देते हैं फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के अंदर, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, IFLU हो, AMU हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। सभी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शंस होते हैं वो हमारे यहाँ से ही होते हैं। तो अगर आपका विश्वास है हम पे तो हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे आप फिल कर सकते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी सोच रहे हैं कि आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो के अंदर, तो मैं ये मानता हूँ कि आप ज़रूर CUET की तैयारी कर रहे होंगे और आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे। तो इसीलिए जल्दी जाइए और जाके गूगल फॉर्म जो है उसको फिल कीजिए, या फिर वीडियो में बने रहिए और आखिरी में आपको हमारे नंबर मिलेंगे। उन नंबर्स पे आप हमें कॉल करके, हमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अगला करंट अफेयर जो है, जो कि है फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर बन चुका है नेटो का ब्रुसेल्स सेरेमनी के अंदर। जल्दी जाइए फिर से कमेंट सेक्शन में और जाके मुझे बताइए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी जाइए। अभी अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है किस तरीके से यूक्रेन और रशिया जो है ये आपस में लड़ रहे हैं, और इसका एक कारण, जो बहुत बड़ा कारण था, वो ये था कि यूक्रेन कोशिश कर रहा था नाटो को ज्वाइन करने के लिए, और नेटो को ज्वाइन करना रशिया के लिए, यानी कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। हम आ जाते हैं जो है वो फिनलैंड के ऊपर, जिसने 31st मेंबर के तौर पे नेटो को ज्वाइन किया है। यहाँ पे आप 2 फ्लैग देख सकते हैं। ब्लू एंड वाइट फ्लैग जो है फिनलैंड का, वो रेज है इसके वेस्टर्न पार्टनर जो कि नेटो की कंट्रीज़ हैं, जो नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, वहाँ पे। यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे एंटोनियो ब्लिंकन, फिनिश प्रेसिडेंट आए थे, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे, और उन सभी ने चिल्लाया, उन सभी ने शोर मचाया और बोला ब्रावो। ब्रावो जब किसी चीज़ को चीयर्स किया जाता है, जब किसी चीज़ को बहुत खुशी से बताया जाता है, जीत होती है, तब हम बोलते हैं ब्रावो। इस सेरेमनी को किया गया और इसके अंदर जो है बोला गया कि ये एक बहुत बड़ा दिन है फिनलैंड के लिए, और ये एक बहुत बड़ा दिन है नेटो के लिए भी। ऐसा फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं साउली निनिस्तो, उन्होंने ये बात बोली। रशिया जो है उसने ट्राई किया है इस फेयर बनाने का उनके चारों तरफ, और हम वो इस फेयर नहीं बनाने देंगे। हम फिन्स, यानी कि हम जो फिनलैंड के लोग हैं, वो फील करते हैं ज़्यादा सिक्योर अगर हम एक स्टेबल वर्ल्ड में जी पाएंगे। जो बाइडेन जो हैं उन्होंने वेलकम किया फिनलैंड का,
और बोला ये एक बहुत अच्छा एक कदम है और हम जो हैं वो स्ट्रांग होकर रहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया है। वहीं इसके बाद पुतिन जो है उन्होंने और ब्रूटल वॉर शुरू कर दिया है, ब्रूटल वॉर ऑफ एग्रेशन शुरू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। अगला जो करंट अफेयर है वह क्रिस्टोफर मार्क लक्सन जो हैं वो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। फॉर्मर एयरलाइन बॉस क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं उन्होंने अपनी शपथ ली न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 27 नवंबर को। और एक बहुत बड़े समय से जो वहाँ पे डोमिनेट कर रही थी एक सरकार, जो कि लिबरल गवर्नमेंट थी, उनके एरा को इन्होंने ख़त्म किया और ये नए जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो है वो इंडिया के अंदर बंद हो रही है, एक्चुअली बंद हो गई है। तो ये स्टोरी क्या है पूरी, तो इसको देखिए आप जल्दी जाके मुझे कमेंट करके बताइए कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें पता होना चाहिए उसका जो है कैपिटल क्या है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है। देखिए 30 सितंबर को एक स्टेटमेंट आई जो कि सील थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान ने अनाउंस किया कि वो जो एम्बेसी है अपनी अफ़गानिस्तान, एम्बेसी ऑफ अफ़गानिस्तान इंडिया के अंदर, उसको क्लोज़ करेगी। इस अनाउंसमेंट के अंदर बोला गया कि बेसिकली जो लेटर है ये दिया गया जो मिशन पे थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको इन्फॉर्म किया गया कि जो अफ़गानिस्तान एम्बेसी है वो दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन था और एम्बेसी ऑफ अफ़गानिस्तान जो है उसने ये ब्लेम किया है कि कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कॉपरेशन ना मिलना और भी कई सारे कारण हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हो पा रहे। जैसे लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी की वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है जो अफ़गान एम्बेसी है उसको ऑपरेट करना। और इसी वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वह अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है दिल्ली में उसको बंद कर देंगे। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट करी है कि ये अपना जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का जो फ्लैग है उसे फहराएंगे अपने जो एम्बेसी है वहाँ पे। और यहाँ पे अब सवाल उठता है सबसे बड़ा कि अगर एम्बेसी बंद हो जाएगा तो यहाँ जो कई सारे बच्चे रहते हैं, कई सारे कारोबारी रहते हैं अफ़गानिस्तान के, उनका क्या होगा। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं, इंडिया में जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है सिर्फ वो बंद हो रही है। कॉन्सुलेट्स जो हैं हैदराबाद और मुंबई में वो चालू रहेंगे, वो बंद नहीं हो रहे। कॉन्सुलेट्स जो हैं हैदराबाद और मुंबई के अंदर वो बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी भी तरीके से अफ़गानी लोगों को इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने बोला है कि ये एक स्टेटमेंट दी है कि हम सिर्फ जो हमारा दिल्ली वाला है उसको बंद कर रहे हैं, कॉन्सुलेट बंद नहीं कर रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट से जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे रहने वाले अफ़गानीज़ हैं, उनके बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है कि एम्बेसी बंद हो रहा है तो कॉन्सुलेट से कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा। और इसको लेके अभी अफ़गानी लोगों के अंदर जो इंडिया में रह रहे हैं अफ़गान के सिटीज़न्स, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सी एम्बेसी अभी इंडिया में बंद हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में बंद हुई है उसका नाम है अफ़गान एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ अफ़गानिस्तान। मीट मिका, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ। पता नहीं एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो कहाँ जाके रुकेगा। किसी ने बहुत सही कहा था बहुत सालों पहले कि एक दिन सभी लोगों की जगह जो है वो एआई ले लेगा, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। जो पॉलिश बेवरेज कंपनी है जिसका नाम है डिक्टाडोर, उन्होंने एआई पावर्ड रोबोट को एज अ सीईओ
अपनी कंपनी में नियुक्त किया है, जिसका नाम है मीका। और ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सीईओ, जिसको पिछले साल माफ़ कीजिएगा 2023 के अगस्त में एक्सपेरिमेंटल तौर पे सीईओ बनाया गया कंपनी का। रॉयटर्स को एक वीडियो इंटरव्यू देते हुए माइका ने कहा कि वो ऑपरेट करती है बिना थके 24 घंटे सातों दिन जो हैं वो काम करती हैं एक वीक के अंदर। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि मैं कभी नहीं थकती, मेरे लिए कोई वीकेंड्स नहीं होते, मैं 24/7 रेडी रहती हूँ काम करने के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा कदम है किसी भी कंपनी के लिए, कितनी बड़ी कंपनी के लिए। डिक्टाडोर, जो कि एक पॉलिश बेवरेज कंपनी है, पोलैंड की कंपनी है, उन्होंने एआई से बने हुए रोबोट को ही सीईओ बना दिया अपनी कंपनी का। पता नहीं ये दुनिया कहाँ जाके रुकेगी। चलिए अगले जो है करंट अफेयर की तरफ हम बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया जो है उसने होस्ट करना है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने बिडिंग कॉन्टेक्स्ट से खुद को पीछे हटा लिया, और फीफा जो है उसके पास सिर्फ सऊदी अरेबिया जो है सिर्फ वही बची बिडिंग करने के लिए। इसीलिए ये बिड जो है वो सऊदी अरेबिया को दे दी गई। माफ़ कीजिएगा, मैंने साउथ अफ्रीका बोल दिया। सऊदी अरेबिया को दे दी गई, और 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरेबिया ही होस्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया ही जो है वो होस्ट करेगा। आप मुझे जाके जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत देर से आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन से देश में होने वाला है। जल्दी से जाइए और कमेंट करके बताइए अगला वर्ल्ड कप जो है फीफा वो कौन से देश में होने वाला है। जल्दी जाइए, जल्दी कमेंट कीजिए, और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया कमेंट? वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया आफ्टर बाइंग विस्ट्रॉन बिजनेस। देखिए, टाटा की हमने गाड़ियाँ देखी है, टाटा का हमने एसी देखा है, टाटा की हमने लगभग सभी चीज़ें देखी हैं, लेकिन फ़ोन नहीं देखा है। फ़ोन तो हमने देखा है, पहले आते थे, लेकिन आईफोन टाटा बना रही है, हमारे देश की कंपनी बना रही है, ये एक बहुत गर्व की बात है। टाटा ग्रुप जो है इसने असेंबल करने के लिए जो कंपनी है इंडिया के अंदर विस्ट्रॉन, उसके साथ डील की है, और टाटा जो है वो स्टार्ट करेगी आईफोन्स बनाना है इंडिया में डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स, जिसको पहले हम ट्विटर बोलते थे, अब तो उसका नाम बदल दिया इलॉन मस्क ने, एक्स कर दिया उसका नाम, वहाँ उन्होंने जानकारी दी। विस्ट्रॉन बोर्ड जो है, विस्ट्रॉन की जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया है विस्ट्रॉन इन्फो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए 125 मिलियन में, $125 मिलियन में। और ये ताइवान बेस्ड सप्लायर हैं एक, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है कि विस्ट्रॉन जो कि अभी तक आईफोन्स को असेंबल करता था इंडिया में एप्पल के लिए, अब उस कंपनी को टाटा ख़रीद ली है, तो टाटा ही अब से जो है वो आईफोन बनाएगी इंडिया में, और ये बहुत गर्व की बात है। नोबेल प्राइज़, देखिए नोबेल प्राइज़ हर साल मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस प्राइज़ को हर साल दिया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है। ये मेडिसिन और साइकोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज़ बहुत समय बाद मिलता है, यानी अगर आपने कोई खोज की है तो उसके करीब कई सालों बाद जाके उस प्राइज़ को दिया जाता है। और कई बार तो वो प्राइज़ लेने से पहले जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने किसी चीज़ की खोज की थी उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये नोबेल प्राइज़ का नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसको किसी भी प्रकार का जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बहुत कम, बहुत लकी और मेहनती लोग होते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है इस फील्ड के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस साल नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन और साइकोलॉजी में मिला है कैटलीन कैरिको, जो कि हंगरी की हैं, और ड्रू वेसमान जो कि यूएसए की हैं।
फिजिक्स के लिए मिला है पियरा एगोस्टिनी को, यूएसए की हैं, फ्रैंक क्राउज जर्मनी के, एनी एल ह्यूलियर स्वीडन की। केमिस्ट्री के लिए मोंगी जी बेवेंडी यूएसए, लुइस ई ब्रूस यूएसए, एलेक्सी आई एकिमोव यूएसए। लिटरेचर के लिए जॉन फोस्सी नॉर्वे। इनकी जो इनोवेटिव प्लेज और प्रोज हैं जिन्होंने अनसेबल को आवाज़ दी है, उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। पीस के लिए नारगिस मोहम्मदी को मिला है। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है महिलाओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो होते हैं उसके लिए ईरान के अंदर, और जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए ईरान में, आज़ादी को प्रमोट करने के लिए ईरान के अंदर इनको अवार्ड मिला है। और इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि 2023 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा पहला नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का किसको मिला था। जल्दी से जाकर कमेंट करके बताइए कि पहला नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर के लिए है वो किसको मिला था। गूगल नहीं करना है, खुद से बताना है। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले कीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा और मैं रिप्लाई भी करूँगा। जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें भी पता चलता है कि आप सीख रहे हैं और आपको भी पता चलता है कि आपने कौन सा जवाब सही दिया और कौन सा जवाब गलत दिया। तो चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे का आइडिया कहाँ से आया? तो देखिए, इस आइडिया को तुर्कमेनिस्तान नाम का एक देश है, आपने ज़रूर सुना होगा, सेंट्रल एशिया के अंदर, उसने पहली बार ये आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, दिसंबर 1995 में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो थी उसने इसको अप्रूव किया और 2017 में इसको मनाने की शुरुआत हुई। 12 दिसंबर 2017 को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी को क्लेम किया गया कि इस दिन को ही मनाया जाएगा। और यहाँ पे मनाया जाता है इसको इसलिए, न्यूट्रलिटी यानी कि दो देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, उनकी लड़ाई को कम कराने की कोशिश करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों में से किसी की भी सपोर्ट ना करो, आप न्यूट्रल रहो। आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई को कम करवा सको। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। आपने देखा होगा स्विट्ज़रलैंड, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो या उसके बाद की कोई भी युद्ध हो, स्विट्ज़रलैंड हमेशा उनमें न्यूट्रल रहा है, वो कभी युद्ध में नहीं पड़ता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी बात पे आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए और जल्दी से मुझे लिख के बता दीजिए कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है वो क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर टस्क, डोनाल्ड टस्क जो हैं वो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता भी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जब बना था तो उसके टोटल 51 फाउंडर्स थे, 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें से जब उसके ड्राफ्ट को साइन किया गया था तो उसमें लगभग 50 कंट्रीज़ थी। एक कंट्री ऐसा था जो कि नहीं था उसके अंदर, और अगले दिन जब उसको पास किया गया तो वहाँ पे वो कंट्री थी। उस कंट्री का नाम था पोलैंड। पोलैंड जो है, जब वो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर इंडिया भी था फाउंडिंग मेंबर, लेकिन पोलैंड वहाँ नहीं पहुँच पाया था। और उसी दिन रात को पोलैंड ने बोला कि हम इसके सपोर्ट में हैं, और सुबह फिर जब ये चीज़ हुई, उसको पास किया गया, तो पोलैंड वहाँ पहुँचा। तो पोलैंड एकमात्र ऐसी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक ऐसा कंट्री था जो कि जब वो साइन हो रहा था, जब वो मीटिंग चल रही थी, उसमें मौजूद नहीं था। याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क पहले भी प्राइम मिनिस्टर चुने जा चुके हैं पोलैंड के, लेकिन अब कुछ समय बाद दोबारा चुने गए हैं। तो याद रखिएगा, मिस्टर टस्क, डोनाल्ड टस्क जो हैं वो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुने गए हैं। अगला, चाइनीज़ मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्चेस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। देखिए, बीजिंग बेस्ड लैंडस्केप टेक्नोलॉजीज़ नाम की एक कंपनी है, उन्होंने ज़ूक्यू 2Y3 कैरियर बनाया है, जो कि 7:39 AM को लॉन्च हुआ था जिक्वान सैटेलाइट को लेके,
चक्कर लगाएगा, नॉट चाइना के, चाइना मंगोलियन रीजन का पूरा लगाएगा। और ये पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट बना है जो कि सक्सेसफुली उठा है और सैटेलाइट तक गया है। जो मीथेन है वो लिक्विड ऑक्सीजन, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन है जो कि ऊपर जाएगा और कम पॉल्यूशन करेगा, सेफ़र होगा, चीपर होगा और एक सस्टेनेबल और रीयूजेबल रॉकेट इन्होंने बनाया है। जुलाई के महीने में लैंडस्केप जो है वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन पे चलने वाला एक रॉकेट बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी इसमें पीछे रह गई। इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, वो भी पीछे रह गई। जेफ बेजोस की कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पीछे रह गई और चाइना की एक लैंडस्केप नाम की कंपनी जो है वो इन सबको पछाड़ के आगे हो गई इस रेस में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो अगला करंट अफेयर है। भजन लाल शर्मा, इनको शपथ दिलाई जाएगी राजस्थान के सीएम के तौर पे। जो भजन लाल शर्मा है इन्हें लीडर चुना गया है राजस्थान के बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लिए, यानी कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये हुआ है ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को, पिछले मंगलवार को। और ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि ये एमएलए पहली बार ही चुने गए हैं, इससे पहले ये कभी एमएलए नहीं चुने गए थे। और इन्होंने ये असेंबली इलेक्शन जीती है सांगनर नाम की जगह है राजस्थान में, वहाँ से। और लेकिन काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता है, लगभग 48,000 वोटों से इन्होंने इस इलेक्शन को जीता है। भजन लाल शर्मा जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी बीजेपी के लिए लगभग 20 सालों से पिछले काम कर रहे हैं। इन्होंने स्टेट पार्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे 4 बार काम किया है, लेकिन कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। वहीं पे दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा जो हैं उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुना गया है मीटिंग में, और वासुदेव देवनानी जो हैं उनको स्पीकर के तौर पे चुना गया है। जेवियर मिलेई जो हैं वो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बनेंगे संडे को। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कई सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जो कि फेमस जितने हैं उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। बाकी स्टेट्स की जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए हैं उनमें कौन कौन नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे उन सब की जानकारी मैं आपको हमारे अगले वीडियो में दूंगा, और उनके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा CUET का कोर्स परचेज करना है जो कि 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप इन तीनों नंबर में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी तरीके की मदद जो है वो की जाएगी, आपको सभी डाउट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म पे क्लिक करके उसको फिल कर सकते हैं। थैंक यू।